भारत माता की जय। भारत माता की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि लोकमान्य बाल गंगाधर नाथ तिलक जी, बाबा साहेब अंबेडकर जी के कर्मभूमि और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गंगोत्री महाराष्ट्र के इस पुण्य धरती पुणे में आना मेरा जीवन का अत्यंत सौभाग्य के एक क्षण में मानता हूं। मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में युवा मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश में अत्यंत ताकत के साथ काम कर रहा है और जब भी मैं उनको फोन करता हूं, वो लगातार प्रवास में पार्टी के काम पे हमेशा योगदान करते रहते हैं। ऐसे अत्यंत ऊर्जावान कार्यकर्ता, आज मैं पहली बार उनका भाषण सुना। उन्होंने बोला, मैं मराठी में अच्छा बोलता हूं, हिंदी मेरा प्रथम भाषा नहीं है। हिंदी में ही इतना अच्छा उन्होंने बोल सकते हैं, तो मतलब मैं सोच रहा था मराठी में इतना प्रभावशाली वक्ता हमारे विक्रांत भाई है। ऐसे ओजस्वी वक्ता, ऊर्जावान कार्यकर्ता हमारे प्रदेश के अध्यक्ष विक्रांत भाई पाटिल जी, हम सब के नेता, मेरे जैसे करोड़ों युवा कार्यकर्ताओं को प्रेरणा स्रोत, पुणे के लोकप्रिय सांसद जब भी पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में हो या पार्लियामेंट के अंदर हो, जब भी इनसे मुलाकात होता है, हर बार एक बाप बेटा को जिस प्रकार के प्यार और आदर से और उतना ही प्यार और आदर से उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है। ऐसे बापट साहब जी, मुक्ता जी, यहाँ के पार्टी के अध्यक्ष जगदीश जी, युवा मोर्चा के लाखों युवती कार्यकर्ताओं के लिए एक आदर्श और एक प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्व हमारे प्रदेश के महामंत्री शिवानी दानी जी का है। शिवानी जी युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री राहुल भाई, सुशील जी, सुरेंद्र भाई, युवा मोर्चा के पुणे शहर के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में इतना बड़ा कार्यक्रम, आज पूरे दिन का कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ऐसे भाई राघवेंद्र जी, किरण जी, गणेश जी, विवेकानंद भाई, हनुमंत राय जी, मंच पर उपस्थित सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वर्ग और इस कार्यक्रम में पधारे युवा मोर्चा के भाई और बहनों, साथियों, 3-4 बार महाराष्ट्र का और विशेष रूप में पुणे का प्रवास, मेरा प्रवास तय हुआ था। किसी कारण के लिए 2-3 बार कार्यक्रम कैंसिल हुआ, पोस्टपोन हुआ, पर आज मैं विक्रांत जी से बोल रहा था, शायद भगवान का इच्छा ये था कि मेरा पहला प्रवास और पुणे का पहली यात्रा इस तिलकवाड़ा से हो और आजादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में हो, ये शायद भगवान का इच्छा था। साथ ही साथ ये भी इच्छा होगा कि जब देवेंद्र भाव और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगा, तब भी मेरा प्रवास। साथियों, हम
सब एक अत्यंत महत्वपूर्ण पल पे आज हम एकत्रित हुए हैं। पूरे देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके आह्वान पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत के आजादी का आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम अत्यंत प्रेरणादायी इतिहास के चरणों में एक है। जिस प्रकार के त्याग, तपस्या और बलिदान हम सब के पूर्वजों ने दिया, ये हमेशा तक भारत के युवाओं को एक प्रेरणा चिन्ह है। आज हम बाल गंगाधर तिलक जी के इस कर्म भूमि के इस पुण्य स्थल में मैं आप सब के बीच में मैं जो उनके जीवन से प्रेरणा लिया हूं, तिलक जी के संघर्ष के बारे में मैं जो 2-3 विचार सीखा हूं, वो 2-3 बिंदु आप सबके सामने रखना चाहता हूं। साथियों, if you observe and study India's independence movement, you will realize two very, very important things. First, if there was no Bal Gangadhar Tilak, Sampurna Swaraj as the agenda of the Congress party would not have taken place. If today Bharat is independent and if today Swaraj was the main complete Swaraj, total Swaraj, if that was the motto of the Congress of that day, we owe a great debt of gratitude to Bal Gangadhar Tilak ji. उनके बिना पूर्ण स्वराज का कल्पना ही देश में नहीं हो सकता। उतना ही नहीं साथी, if you again observe the chapters of Indian freedom movement, you will realize that after Chhatrapati Shivaji Maharaj, who for the first time had unified the whole of India under his reign, in the modern Indian history, the first and original national leader in the true sense of the term was Bal Gangadhar Tilak, and he came from this university. In the true sense of the term, who was a national level leader, who was Bal Gangadhar Tilak. बाल गंगाधर तिलक जी के जो व्यक्तित्व था वो बहुआयामी व्यक्तित्व था। वो प्रखर जर्नलिस्ट भी थे, पत्रकार भी थे, अत्यंत प्रतिभाशाली वकील भी थे, अत्यंत कुशल संगठक भी थे, कविताएं लिखते थे, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी में बहुत अपार ज्ञान था। संस्कृत हो या मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो या हिस्ट्री हो, लॉ हो या जर्नलिज्म, हर प्रकार के ह्यूमन स्कॉलरशिप में अत्यंत डीप और वास्ट नॉलेज बाल गंगाधर तिलक जी के व्यक्तित्व में था। श्री अरबिंदो घोष ने बाल गंगाधर जी के मृत्यु होने के बाद उन्होंने एक पत्र लिखा है। लगभग 8-10 साल से तिलक जी के जन्म जयंती पर मैं हर जन्म जयंती पर वो अरबिंदो घोष जी के जो चिट्ठी है मैं हर बार में एक बार पढ़ता हूं। I request all of you, the young people of Pune, young people of Maharashtra,
All of you are inheritors of a great legacy, great legacy. When I was today standing in the veranda and watching the play, the enactment that our young boys were doing, शिवाजी महाराज का जो ये था वो पूरा play चल रहा था, I was thinking what a blessed land this is. इसलिए मैं बोला ये स्वतंत्र संग्राम का गंगोत्री महाराष्ट्र है. And all of you, the young of Maharashtra, आपके खून में, आपके देह में वही खून है जो गोपाल कृष्ण गोखले, रानडे, तिलक, बाबा साहेब अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी, संभाजी महाराज, whatever great well of blood flowing them created all of you. That's the legacy that all of you inherit. पढ़ना है इन सबके जीवन के बारे में. उस पत्रक में अरबिंदो घोष ने बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में 2-3 वाक्य लिखा है. मैं I want to read out only 2-3 important sentences. If Bal Gangadhar Tilak wanted to use his talent and energies for enriching himself, he could have been one of the richest lawyers in Maharashtra. If he wanted to pursue with single-minded dedication his career in academics, he would have been one of the foremost luminaries in the academic field. If he would have focused his energies only on being a journalist and establishing a newspaper, he would have established the biggest newspaper institution of that time and enriched himself. But Bal Gangadhar Tilak ji had only one aim and only one aim, and that was liberation of India at any cost and at all cost. And towards that aim, the very first sacrifice that he made was himself and his life. And Sri Aurobindo writes, Tilak has kept back nothing for himself. ये वाक्य आप ठीक से समझिए. Tilak has kept back nothing for himself or for other aims, but he has given all of himself to Bharat Mata. कैसा जीवन जिया, कैसा जीवन जिया. अंत में वो ये लिखता है, Tilak is a name to be remembered gratefully. Tilak is a name to be remembered gratefully. So long as the country has pride in its past and hope in its future. साथियों, इन महापुरुषों के जीवन से हम यही प्रेरणा लेना बहुत आवश्यक है. हम जिएंगे तो भारत के लिए, हम मरेंगे तो भारत मां के लिए. ये जो प्रेरणा है, ये महापुरुष उन जीवन को ऐसे they live their lives this way. साथियों, इतने सारे महापुरुषों के त्याग और बलिदान के आधार पर भारत को स्वतंत्रता मिला. मुफ्त में नहीं मिला आजादी. पर आजाद होने के बाद भी देश में विशेष रूप में कांग्रेस पार्टी भारत के जो स्वतंत्र सेनानी थे, उन लोगों के त्याग बलिदान को विस्मृति करने के लिए बहुत प्रयास किया. Whether it was Tilak or whether it was Sardar Patel, whether it was Bhagat Singh or whether it was Chakravarti Rajgopalachari, whether it was K. Munshi or whether it was the unnamed thousands and thousands of young soldiers, the Congress party had a very clear agenda to glorify only one family and to deliberately make the country forget the rest. आजादी के अमृत महोत्सव के इस संदर्भ में हम सबका दायित्व ये बनता है कि जो लोग
जो अनगिनत कार्यकर्ता थे, अनगिनत युवा थे, अनगिनत स्वतंत्र सेनानी थे, जो स्वतंत्रता के संदर्भ में भारत मां के चरणों पे सब कुछ न्योछावर किया, ऐसे बलिदानियों का याद करना, स्मृति करना और गौरव गान करना भारतीय जनता युवा मोर्चा के हर कार्यकर्ता के आजादी के अमृत महोत्सव के इस अमृत काल में हम सब लोग मिलकर ये काम करेंगे। साथियों, इतना ही नहीं, मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं। बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के सामने 4 ऑब्जेक्टिव्स, एजेंडा उन्होंने रखा। 4 एजेंडे कौन था? स्वदेशी, स्वराज्य, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। 4 एजेंडा कौन था? स्वदेशी, स्वराज्य, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। ये 4 ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही भारत स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, क्योंकि भारत बनाने के लिए ये 4 एजेंडा अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये उनका मानना था। परंतु भारत को आजादी प्राप्त होने के बाद लगभग 65-70 इयर्स जिन जिन सरकारें कांग्रेस की आई, ये जो ऑब्जेक्टिव्स था, 4 ऑब्जेक्टिव्स, ये 4 ऑब्जेक्टिव्स के बाहर का उनका एजेंडा था। They never did anything towards achieving these 4 objectives. इसलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लिया, उस दिन यूके के जो अत्यंत प्रमुख पत्रक है, न्यूज़पेपर है, अखबार है, गार्डियन, उन्होंने एक ओपेड लिखा, एक एडिटोरियल लिखा, एंड दे रोट दिस, that today when Narendra Modi has taken oath as the Prime Minister of India is the real day that Britain is leaving India, and today is the day that Bharat has finally got independence. ये आरएसएस के वाणी नहीं है, ये आरएसएस के अखबार में नहीं है, ये भारत के अखबार नहीं है। ब्रिटेन के सबसे महत्वपूर्ण अखबार जो गार्डियन है, वो गार्डियन अखबार मई 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया, उस दिन उन्होंने एडिटोरियल लिखा कि आज भारत को निज स्वरूप में आजादी मिला। अब सोचिए, हमारा प्रथम आद्यता था स्वराज्य, पॉलिटिकल फ्रीडम। कहां था पॉलिटिकल फ्रीडम 2014 से पहले? भारत का पॉलिटिकल मैप आप देखें तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, राजस्थान से लेकर नागालैंड तक, अरुणाचल प्रदेश तक, हर प्रदेश में पॉलिटिकल पार्टियां खानदानी पार्टियां बन चुके थे। दे वर नो मोर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द पब्लिक, दे वर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज। पहली बार असली स्वराज्य, असली राजकीय लोकतांत्रिक स्वतंत्रता भारत को मिला जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया 2014 में। साथियों, देखिए, तब से आज तक 2019 में मेरे जैसे अत्यंत सामान्य युवा कार्यकर्ता who was all of 28, I could become the member of parliament from Bengaluru only because we achieved through political freedom. पहली बार देश को आजादी मिलने के बाद 75 साल के बाद पहली बार अत्यंत गरीब, अत्यंत सामान्य परिवार से जो आती है, अत्यंत सामान्य पिछड़े जनजाति समाज से आती है, ऐसे द्रौपदी मुर्मू जी देश के राष्ट्रपति बन गया। This is true political freedom. True political freedom. Until then, political freedom didn't mean anything. स्वदेशी, which was the second agenda. स्वदेशी का मतलब क्या था, उद्देश्य क्या था? भारत हर प्रकार के, हर चीज में आत्मनिर्भर होना है, यह स्वदेशी आंदोलन का अर्थ था। आज आप देख रहे हैं
मोबाइल फोन्स हो या ब्रह्मोस मिसाइल हो, तेजस LCA युद्ध विमान हो या टेक्सटाइल्स हो, गारमेंट्स हो, हर प्रकार के चीज में भारत आज स्वदेशी के जो मंत्र है उस पर आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर इन एवरी सेंस ऑफ द टर्म बन रहा है। मोदी जी के पहले भारत के सरकार के पॉलिसीज ऐसा था साथियों, जो खानदानी बिजनेसमैन थे सिर्फ उन बिजनेसमैनों का और उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होते थे और आगे बढ़ता था। सो इफ यू ऑब्जर्व द लिस्ट ऑफ मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स एंड रिच इंडस्ट्रियलिस्ट्स बिफोर 2014, you will see only the family type of businessmen and not new age businessmen. पर आज ट्रू सेंस से इकोनॉमिक फ्रीडम देश को मिला है। जो नए नए यूनिकॉर्न्स बेंगलुरु में, पुणे में, मुंबई में, दिल्ली में हो रहा है, गुड़गांव में हो रहा है। Who are the founders? 28, 29, 30-year-old boys becoming first generation entrepreneurs, first generation millionaires, first generation billionaires. This is true economic freedom. स्वदेशी का मतलब वो था, वो स्वदेशी के लिए बाल गंगाधर तिलक ने, श्री अरबिंदो ने सब कुछ न्योछावर किया, वो आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साकार हो रहा है। बहिष्कार, दिस वाज द थर्ड एजेंडा। साथियों, मोदी जी आने से पहले आप सुने हैं क्या, एनी गवर्नमेंट which had banned apps from China, which had banned a few things from countries which are inimical to our interests? For the first time today, economic boycott of for certain products and certain countries whose interests do not match with India is taking place for the first time under Narendra Modi. This was the idea of Bahishkar that Bal Gangadhar Tilak and Shri Aurobindo had envisioned. उसी प्रकार के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, द फोर्थ एजेंडा वाज राष्ट्रीय शिक्षा। इसके ऊपर ही बाल गंगाधर जी ने, विवेकानंद जी ने, श्री अरबिंदो ने सब कुछ महत्व दिया। आजादी प्राप्त होने के इतने साल बाद भी हमारे एजुकेशन सिस्टम ऐसा था, we were studying more about Akbar, we were studying more about Aurangzeb than we studied about Chhatrapati Shivaji Maharaj. We studied more about Tipu Sultan than we studied about Wadayars of Mysore. We studied less about Raja Suhel Dev and Prithviraj Chauhan and Maharana Pratap than we studied about Alauddin Khilji. This was the state of our national affairs. आज भी आप देखिए, मैं बगल के स्टेट कर्नाटका से मैं यहां आता हूं। Ideally, you and I must have an Indian link language. मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद पिछले 1-2 साल से ही हिंदी सीखना शुरू किया। Until then, I didn't know a sentence in Hindi. The only language I knew was English. So if I had to meet and speak to a fellow Puneite, fellow Indian who was from Pune, who was from Delhi, who was from another part of India, I had to use a foreign lingo to speak with him. And English सीखना सबसे बड़ी चीज हुआ था इस देश में। आप बाकी चीज में बेवकूफ हो सकता है, पर आपको इंग्लिश ठीक से आते तो आप बुद्धिजीवी बन देते हैं इस देश में। और जो अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति था, who could not speak in English, he was considered as a dullard. ब्रिटिश इस देश से जाने के बाद भी 75 साल तक हम इनके भाषा, उनका वेशभूषा, इसी पर हम थे। कितने कॉलोनाइज्ड हुए थे हम। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूं, इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट कितना होता है। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बहुत हब है टेक्सटाइल का। सो वहां के टेक्सटाइल हब से एक दो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो टेक्सटाइल फैक्ट्री के ओनर, वो मुझसे मिलने आए थे। सो मैं उनसे पूछा, आपका ब्रांड का नाम क्या है?
उन्होंने बोला मेरा ब्रांड का नाम है पीटर इंग्लैंड। मैं उनसे पूछा आपका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है? मैंने बोला यही बोमनहल्ली में होता है। मैं उनसे पूछा आपका मैन्युफैक्चरिंग बोमनहल्ली में होता है, पर ब्रांड का नाम पीटर इंग्लैंड क्यों रखा आपने? उन्होंने बोला भाई साहब इतना ही लॉजिक है, मैं पीटर इंग्लैंड के अलावा श्रीराम बोमनहल्ली ऐसे लिखे तो कोई नहीं आके खरीदेगा इसमें। जब मैं पीटर इंग्लैंड रखता हूं ना, 500 से अधिक रुपए के लोग खरीदते, ये भारत का मेंटालिटी है। This is an example of a colonized mentality. पहली बार साथियों, after 36 years, under the leadership of Narendra Modi ji, we have reviewed the country's national education policy. पहली बार आज देश में भारतीयों को भारतीय शिक्षा व्यवस्था देश में मिल रहा है, लागू हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है। This is true freedom. स्वदेशी, स्वराज्य, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, जिसके लिए महात्मा गांधी से लेकर गोखले तक, जिसके लिए बाल गंगाधर तिलक से लेकर स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो तक, भगत सिंह, सावरकर, अंबेडकर तक सब लोग सब न्योछावर किया था, वो आज पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साकार हो रहा है। इंडिया इज ट्रूली इंडिपेंडेंट टुडे। ये दोनों चीज को हम भारत के युवाओं तक ले जाना है। हम सबके बीच बहुत बड़ा काम है। आने वाले जो 25 साल है साथियों, वो हम सबके अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी और राष्ट्र के जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण 25 इयर्स है, अत्यंत महत्वपूर्ण 25 साल। ये 25 साल ना सिर्फ भारत का दिशा, बल्कि पूरे दुनिया का दिशा दिखाने वाला और डिसाइड करने वाला 25 इयर्स है। एंड इंडिया विल प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। एंड यू एंड आई विल बी द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन डिसाइडिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया फॉर द नेक्स्ट 25 years. The biggest of the companies in the next 25 years will come from India. The biggest and the path-breaking technological interventions, innovations will come from India. The richest of corporations will come from India. The most important weapons that will be manufactured will be coming from India. The most important political innovations will come from India. And the most important and most required spiritual harmony for the world will come from Bharat in the next 25 years. साथियों, इसमें हम सबका बहुत बड़ा योगदान है। मानकर चलिए साथियों, there was never a better time to be born young and be born in India than it is now. मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं साथियों, बाल गंगाधर तिलक हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा है। Only one thing that you must learn from him is this. आपके जीवन में भगवान आपको जो भी प्रतिभा दिया है, आपको अच्छे भाषण करना आता है तो देश के लिए भाषण करो, आपको अच्छा लिखना आता है तो देश के लिए लिखो, आपको अच्छा वकीली काम आता है तो देश के लिए वकीली काम करो, देश के लिए वकालत करो। आपको भगवान ने मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको कृपा दिया है, प्रतिभाशाली व्यक्ति आप उस फील्ड पे है, तो आप भारत के लिए इनोवेशन करो, भारत के लिए जियो, भारत के लिए जियो। This is how Bal Gangadhar Tilak lived his life. This is how he lived his life. आज मैं आप सबके सामने इतना ही निवेदन करना चाहता हूं साथियों, the next 25 years, every breath, let us live for India. There is no greater life than this. There is no greater life. ऐसे जीवन हम सब लोग जिएंगे। आने वाले दिन में महाराष्ट्र हो, भारत के अन्य प्रदेश हो, जिस प्रकार के अमित शाह जी बोलते हैं, भारत में हर बूथ में, भारत के हर बूथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा अत्यंत ऊंचाई पर फहराना है। और क्यों करना है, क्यों फहराना है भारतीय जनता पार्टी का झंडा? इफ द बीजेपी इज स्ट्रॉन्ग, भारत इज स्ट्रॉन्ग। इफ द भारतीय जनता युवा मोर्चा इज स्ट्रॉन्ग, राष्ट्रीयता इज स्ट्रॉन्ग। देश के लिए ये काम हम करना है।
भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से देश का गौरव गान हम करेंगे, देश को पूर्ण रूप से हम समर्पित जीवन करेंगे। आज बहुत अच्छा लगा आप इस अत्यंत ऐतिहासिक संदर्भ में मुझे महाराष्ट्र के इस पुण्य धरती में, पुणे के इस पूरे पुण्य धरती में आने का सौभाग्य आप सब लोग मुझे दिया। मैं फिर एक बार हृदय से भाई विक्रांत पाटिल जी को, यहाँ के हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष राघवेंद्र जी को और विशेष रूप में गिरीश बापट जी को मैं हृदय से बहुत बहुत प्रणाम और अभिनंदन करता हूँ। भारत माता की जय।